सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आई होप आपने 5 सीरीज़ का जो कंटेंट है उसको देख लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसको प्लीज़ गो थ्रू हो अगर आप प्रीलिम्स के लिए कंटेंट को अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। सो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर है। एक बार मुझे बता देना कोई ऐसा ब्रीथिंग का ज़्यादा इशू तो नहीं है जैसे वॉइस में कोई इशू आ रहा हो। सो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, जोग्राफी से रिलेटेड है, जोग्राफी एंड एनवायरमेंट। 20 ईयर्स आफ्टर इंडियन सुनामी, जोग्राफी का टॉपिक है। बैक्टीरिया एंड ब्रेन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सुनामी और फर्दर स्टेप्स। जोग्राफी का टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल। ये मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3। यूएस चाइना रिन्यू साइंस एंड आईआर प्लस साइंस एंड टेक का टॉपिक है। ऑनलाइन सेफ्टी से कंटेक्स में तो बिल एंड ये जीएस पेपर 2 के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। कल्चरल इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेवलपमेंट एंड डिजास्टर फेनोमेना इन द रीजन। 10 नंबर पे लिखना है। सोच बहुत अच्छी होनी पड़ेगी, तभी आप इसका आंसर लिख पाओगे। आकलन प्लस का आप हिस्सा बन सकते हैं। टू गेट योर आंसर इवेल्युएटेड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो ये नंबर है आपके पास। एंड सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताना। द टर्म विलो हैज़ ऑफन बीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग। कमेंट सेक्शन में बताना, लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट इट। ये जो कोर्सेस हैं, देखो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स मतलब पूरा कंप्लीट कोर्स है, ये 4 जैन से है। इस कोर्स में भी 50% ऑफ आपका चलता रहेगा, ठीक है, तो जिससे कि आप लोग हिस्सा बन जाए। और फिर 4 जो जैन है इसको हम स्टार्ट कर देंगे, वीडियो लेक्चर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। साइंस टेक का कोर्स 10 जैन से 18+ क्वेश्चन इसमें होते हैं। और 15 जैन से प्रीलिम्स करंट अफेयर्स जो 2 साल का विद माइंड मैप्स एंड एवरीथिंग, बहुत अल्टीमेट रहेगा। करंट अफेयर्स अगर आप इससे 2 साल का कवर कर लोगे, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब आपने पहले प्रहार बैच और ये सब किया, बट ये प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर का बैच आएगा, इसमें पूरे कंटेंट को बहुत अल्टीमेट तरीके से माइंड मैप्स के माध्यम से और पूरा रहेगा। और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे करंट अफेयर्स का। मतलब कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के जो एडवांस टॉपिक, जैसे आप 5 AM सीरीज़ देखो, यू विल अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ टॉपिक्स। और भी कई सारी चीज़ें जो मैं आपको कवर कराता हूँ, तो पूरा एक कंप्लीट रहेगा। और प्लस माइंड मैप्स के माध्यम से चीज़ें रहेंगी, प्लस है ना शॉर्ट नोट्स, 1 पेज टाइप नोट्स रहेंगे, तो फटाफट आप रिवाइज कर सकते हैं। ये जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का, इसमें 50% ऑफ है। इसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, एलिमिनेशन ट्रिक, PIQs, मतलब कंप्लीट पैकेज है करंट अफेयर्स का ये, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। बाकी साइंस टेक का कोर्स है ये, जो स्टार्ट होगा। फिर ये प्रीलिम्स 2 साल का करंट अफेयर्स का कोर्स है, ये भी बहुत अल्टीमेट कोर्स है। तो ये कोर्सेस आपके लिए बहुत मैटर करेंगे अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो केन बेतवा से रिलेटेड पहला टॉपिक देख लेते हैं। सो केन बेतवा है, ये मेनली वाटर जो आपका स्कैरसिटी मतलब कमी जो है मध्य प्रदेश में है, उसको दूर करने के लिए ये है। और इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल हो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। और क्योंकि पानी के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ और ये सब भी नहीं हो सकता है, तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ को आर्थिक विकास में जैसे चाहे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो या इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो पानी की जरूरत हर जगह होती है, तो वो प्रोवाइड करना। पास्ट में भी कई सारे ऐसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स आपके हुए हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रिवर लिंकिंग और वाटर स्टोरेज के लिए एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम है दाऊधम डैम। और ये आप मैप में देखो कि बेसिकली यहाँ से, जैसे ये केन रिवर है, ये बेतवा रिवर है, और ये कैनाल है जिसके माध्यम से रिवर लिंकेजेस आपके हो रहे हैं। इससे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये इसका काफ़ी जो बड़ा हिस्सा है वो डूबेगा, और इसका अल्टरनेटिव भी डेवलप किया जा रहा है अलॉन्ग चित्रकूट एंड ऑल इस टाइप से। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे जैसे ये भी आपको याद रखना है कि जैसे लगभग जो कई जो इरीगेशन एंड ऑल है, तो इरीगेशन अराउंड 1.5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड, तो ये भी है लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर जो फार्म लैंड का है, उसके लिए इरीगेशन प्रोवाइड होना ये है। उसके बाद इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे क्योंकि डैम बनेगा तो बहुत सारा जगह डूब जाएगा, तो हैबिटेट का डिसरप्शन होगा, ये भी एक इशू रहेगा। कई सारे जीव का, खासतौर से टाइगर जैसे जीव जो है इससे काफ़ी अफेक्ट होंगे। तो एनवायरमेंटल कंसर्न भी इससे काफ़ी सारा जुड़ा हुआ है, जो कि रेज आपका किया गया। ठीक है, पॉइंट्स बाकी मैंने देखो कंटेंट आपके लिए कर दिया। देखो ये क्या है कि इसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, इससे अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल है ही नहीं, आपको बस इसको रीड करना है। अब इसमें आपको बस रीड करना, वीडियो लेक्चर देखना, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लगभग 20 ईयर्स हो चुके हैं सुनामी का, तो इसमें देखो सुनामी के से रिलेटेड कई टॉपिक्स आएंगे, कुछ टॉपिक्स आज ही डिस्कस करेंगे। सुनामी क्या होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं, ये सब प्रश्न बिल्कुल आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर।
तो अभी 20 ईयर्स आपके हो चुके हैं, तो इसमें क्या हमने सीखा, इस पर 2 आर्टिकल्स उसको देखेंगे। तो बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था, 9.1 बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। और ये आप याद रखना कि ये जो अर्थक्वेक का जो आप पॉइंट है वो सुंडा स्ट्रेस था, सुंडा ट्रेंच था, तो जहाँ 2 प्लेट्स मिलते, तो यहाँ पे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो बर्मा माइक्रो प्लेट के अंदर जा रहा है, तो वहीं पे एक आप कह सकते हैं कि स्थिति बनी और अर्थक्वेक की स्थिति बनी, और फिर सुनामी जो है रेज हुई। देखो सुनामी को समझने का है कि जैसे सपोज़ करो एक बाल्टी में अगर आप पानी में एक छोटा पत्थर भी डालोगे तो वेव्स जनरेट होता है, तो कोई भी ऐसा फोर्स एनर्जी जनरेट होगी वाटर के विद इन, तो उससे वेव्स, बड़ी बड़ी जो वेव्स है वो जनरेट होती हैं। और ये जो वेव्स होती हैं, दीज वेव्स बेसिकली जिन्हें हम सुनामी कहते हैं, दे आर मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब काफ़ी डिस्ट्रक्शन जो है कॉज कर सकते हैं। अब इससे बचने के लिए हमने जैसे एक तो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर हमने स्टैब्लिश किया 2007 में, जिसमें अर्ली वार्निंग हम दे सके अगर सुनामी की स्थिति बनती। फिर सुनामी जियोलॉजी, मतलब जो भी आपका विद इन अर्थ के अंदर बदलाव हो रहा है, चेंजेस आपके हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा नज़र बना के रखना, ठीक है, वो भी चीज़ आपकी फोकस की गई है। तो ये एक आयाम आपको ध्यान में रखना है कि क्या जो है ऐसा क्या है जो कि अगेन मतलब वी कैन से कि जो कि अगेन रिस्पॉन्सिबल हो सकती है और डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है, सुनामी जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। तो पूरा जियोलॉजिकल रॉक स्ट्रक्चर एवरीथिंग जो है उसको स्टडी करना। फिर उसके बाद देखो लोकल कम्युनिटी का इंगेजमेंट पे फोकस किया गया कि लोकल कम्युनिटी को जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में उसको इंक्लूड करें, उनको मॉक ड्रिल्स कराना, प्लस उनको अवेयरनेस जनरेट करना। ये है डिज़ास्टर से रिलेटेड रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी डेवलप करना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिसमें डिज़ास्टर का जो इम्पैक्ट है वो कम हो, कम्युनिटी को तैयार रखना। तो ये सब स्ट्रेटजीज़ भी सामने जो है वो रखी गई हैं फ्यूचर के अंदर कि ऐसा कोई डिज़ास्टर अगर आता है, क्योंकि ये सब हाथ में तो है नहीं, तो अगर ऐसा डिज़ास्टर आता है तो कैसे इनसे बचा जा सके। तो वनरेबल रीजन है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी कोलैबोरेट करना, क्योंकि देखो समुद्र, इंडियन ओशन रीजन पूरा का पूरा, उसके अलॉन्ग जो देश हैं उनके बीच में कोलैबोरेट करना, तो उससे काफ़ी सारे जैसे जियोलॉजिकल रिसर्च है उसमें भी, प्लस वार्निंग सिस्टम है, प्लस अगर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है या डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसमें भी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो हैं देशों के बीच में अलॉन्ग द इंडियन ओशन रीजन जो है उनके इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इस पर भी जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर भी फोकस आपका किया गया है। 5M सीरीज़ आप लोग मिस प्लीज़ मत करना, ऑलरेडी आपके कहने पे स्टार्ट की गई है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना। अलग से टॉपिक्स आपके रहते हैं, बढ़िया टॉपिक देखो, उसमें रिवाइज आपका होता रहेगा। और उसका मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप ऑलरेडी मैंने कंटेंट स्टडी मटेरियल्स सेट 10 जो है वो मैंने आपको दे रखा है, तो आप लोग उसको देखेंगे तो कंटेंट ऑलरेडी मैंने दे रखा है जो टेस्ट सीरीज़, और उस समय तो PDF और सब आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया इन ब्रेन। इससे कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, बट हाँ प्रीलिम्स से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो क्या होता है कि स्टडी कही कहती है कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा स्टेराइल आस्पेक्ट है, मतलब उससे सब बैक्टीरिया ऐसा सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन की बात की गई। अब इसमें कुछ चीज़ें सामने नई आई हैं, कहा गया कि जैसे कुछ मछलियाँ, साल्मन और ट्राउट जो मछलियाँ, उनका एक हिस्सा ऑल्फैक्ट्री बल्ब्स होते हैं दैट रिलेटेड विद स्मेल एंड ऑल। तो ये ऑल्फैक्ट्री जो बल्ब्स हैं, जो एक वी कैन से कि जो और कुछ ब्रेन के जो इनके हिस्से हैं मछली के, उसमें लिविंग बैक्टीरिया मिला है। अब अगर हम ये कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो भी मतलब लिक्विड है उसकी वजह से वो पूरे तरीके से स्टेराइल हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, बट यहाँ बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर रहा है। तो ये एक तरीके से हाईलाइट कर सकता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन आवर माइंड ऑल्सो। तो इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना, कहा गया कि जो बैक्टीरिया एक स्पेशल एक केमिकल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है पॉलीअमाइंस। तो ये जो पॉलीअमाइंस है इसके वजह से जो भी इम्यून सिस्टम है या जो बैरियर है उसको ब्रेक करके वो ब्रेन के अंदर जाके सर्वाइव कर रहा है। एंड दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल्सो कि अगर इंसान के माइंड में ऐसे बैक्टीरिया जो है प्रेजेंस रखे होने लग जाएँ, उस पर सर्वाइव करने लग जाएँ, तो इट विल बी अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो माइक्रोबायोम है, ह्यूमन ब्रेन जो है माइक्रो है ना, तो पोटेंशियल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन माइक्रो, तो यहाँ पे जो माइक्रोबायोम का मतलब होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलकर, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोम है, तो कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं शरीर के अंदर, और वो जो प्रेजेंट है आपके
शरीर के अंदर कई सारे माइक्रोबायोम्स तो कई सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो माइक्रोबायोम बनाते हैं। तो वो मतलब ये स्टडी है कि अगर मतलब इसको फॉलो किया जाए और बियॉन्ड फिश के बारे में सोचा जाए कि इंसानों के अंदर भी पोटेंशियल एग्जिस्टेंस ह्यूमन ब्रेन माइक्रोबायोम का हो सकता है। अगर फिश ब्रेन में हो सकता है तो हो सकता है सिमिलर वो ह्यूमंस में भी रहे। अब इसका क्या फर्दर हो सकता मतलब क्या इसका फर्दर इम्पैक्ट है कि अब कई सारी जैसे बैक्टीरिया अगर ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होगा तो फिर कई सारी बीमारियां जो है वो जो कि बैक्टीरिया से जुड़ी होंगी तो वो भी उनका भी प्रेजेंस हो सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट देखते हैं सुनामी के कंटेक्स्ट में कोई 20 साल हुए हैं, इस पे आर्टिकल्स हैं, इससे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 करके इस पूरे आर्टिकल्स में दे रखा है कि सुनामी से बचने के लिए हमें कुछ कदम हैं, मतलब कुछ लेसन्स हमने सीखे हैं। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रख लें। देखो पूरा रटना नहीं है बट याद रख लेना। पहला चीज़ हमें देखना है कि हमें नेचुरल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है। नेचुरल प्रोटेक्शन मतलब जो मैनग्रोव्स होता है, जो कोस्टल इलाके आपके प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये है हमारे, और कोस्टल इलाकों में है ना, तो कोस्टल इलाके जो ये है तो यहाँ पे ये जो पेड़ पौधे और ये सब जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें मैनग्रोव शब्द उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो मैनग्रोव्स आपके हैं, दीज मैनग्रोव्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो ये जो आपके मैनग्रोव्स हैं इनको हम किस टाइप से मतलब क्योंकि बड़ी बड़ी जो वेव्स इनको एब्जॉर्व करते हैं है ना, और इनका नेचर भी होता है कि थोड़ा सॉल्टी एनवायरनमेंट में जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। टूरिज़्म के लिए इंपॉर्टेंट है, फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको हमें प्रोटेक्ट करना है मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंस को हमने समझा। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन जो लैंड का है उसको कैसे लिमिट करें, क्योंकि देखो जैसे थाईलैंड में है और सब में प्राइवेटाइजेशन करके और वहाँ पे रिजॉर्ट और ये सब बनाया गया तो लोकल कम्युनिटी का जो प्रेजेंस वो रिड्यूस हुआ है। क्योंकि क्या है कि कैसी कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो बाकी सारे लोग तो चले जाएंगे, बट लोकल जो कम्युनिटी है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है रिस्क रिडक्शन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में। तो कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक रिसोर्सेज का प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो उसका इम्पैक्ट भी लोकल पॉपुलेशन पर काफ़ी अधिक नेगेटिव हुआ है। तो वो भी हमें थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा, ये भी देखना ज़रूरी है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि सुनामी के बाद बहुत ज़्यादा आर्थिक मतलब नुकसान भी होता है। बहुत सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है ना, छोटी छोटी चीज़ों का प्राइस बहुत बढ़ जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करें। लोकल मार्केट का पूरा डिसरप्शन है, लाइवलीहुड लोगों का चला जाता है। तो ये बहुत सारी जो फिशिंग कम्युनिटी है, कोस्टल कम्युनिटी है, उनका पूरा लाइफ चला जाता है। तो उसके लिए सेपरेट पॉलिसी बना के किस तरीके से हम कम्युनिटी को एक दोबारा से रिबिल्ड करें, और है ना, तो ये चीज़ भी हमें देखनी है। फिर दूसरा ये भी है कि सामाजिक जो जैसे एक्सेस टू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जो भी रिलीफ मेजर रिहेबिलिटेट किया जा रहा है तो उसको प्रॉपर प्रोवाइड करना। जो वनरेबल ग्रुप है, माइनॉरिटीज़, वुमेन खास तौर से बात किया जाए तो जो भी उनको एड है प्रॉपर एड प्रोवाइड करना, खास तौर से वुमेन है उनकी डिग्निटी को रेस्पेक्ट करते हुए कैसे उन्हें एक सेपरेट स्पेस प्लस प्राइवेसी उनका रेस्पेक्ट करते हुए उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान चीज़ें हैंडल करना। उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड गया तो उसको कैसे प्रोवाइड करना, और भी लोगों का जैसे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड गया तो उसको कैसे करना। तो पूरा रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एक तरीके से देखना। इनइक्वालिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि देखो किसी के पास रिसोर्सेस हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम है, और डिज़ास्टर में अगर उसके रिसोर्सेज सारे चले गए तो उसका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बचेगा ही नहीं। तो जो आर्थिक असमानताएं वो बहुत बढ़ जाएंगी, और उस हिसाब से फिर हमें अपनी पॉलिसी के माध्यम से चीज़ों को देखना है। वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है, जैसा भी हमने देखा है, क्योंकि उनका जो लाइवलीहुड है वो उस चीज़ को ओवरलुक किया जाता है। तो वो जो भी स्टेप्स लिए जाए उसमें ये देखना कि जो वुमेन है दे हैव इक्वल एक्सेस टू रिलीफ मेजर्स, वुमेन का जो इक्वल एक्सेस हो रिलीफ मेजर का, ठीक है, ये चीज़ देखना। ठीक है, तो वुमेन दे शुड हैव इक्वल एक्सेस टू रिलीफ मेजर्स। ठीक है, जो रिलीफ मेजर्स हैं उनके इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। कम्युनिटी बेस्ड जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं है ना, लोकल स्ट्रक्चर है, उसको हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो आपकी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं वो देखना उनको भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन कराना। प्लस लोकल लेवल पे देखा जाए तो जो कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस आपकी प्रेजेंट है लोकल लेवल पे, उनको और एम्पावर करना। मान लो लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना, डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है वो वहाँ पे इंश्योर करना, लोकल कैपेसिटी को जो है यूज़ करना, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, एम्पावर करना, डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल प्रोसेस का जो है उनको हिस्सा बनाना। तो ये सब जो प्रयास है वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ कदम है आपको ध्यान में रखना है, और इन टॉपिक ये पॉइंट्स भी आपको
याद रखना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अच्छा, ये जैसे बड़े टॉपिक, इनका माइंड मैप्स भी मैं जैसे प्रहार बैच और इन सब में माइंड मैप्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो माइंड मैप्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे चीज़ों को करने में, काफ़ी हेल्प आपको करेंगे। मतलब प्रयास ये है कि कंटेंट टू द पॉइंट और अच्छा प्रिसाइज आपको रहे और अच्छा कंटेंट रहे। कंटेंट तो अच्छा रहता ही है, मतलब और स्लाइड्स और ये सब थोड़ी और कम हो, तो डिटेल तो देखो पूरा पढ़ ही लेना जो मैंने आपको दे रखा है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ें रिवाइज हो जाएँ, तो उसकी तरफ भी वी विल प्रोसीड। चलो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल की बात किए गए, तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहला जो इसका मतलब क्रिटिसिज्म जो सामने आया है, पहले तो आप चाहो तो प्रोविज़न पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, बट प्रोविज़न्स तो हैं, बट यहाँ पे कुछ इसमें मतलब सर्टन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, ख़ास तौर से कि क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। पहली चीज़ इसमें कहा गया कि जैसे जो टर्मिनोलॉजीज़ है, लैंग्वेज इश्यूज़ हैं, तो जैसे इसमें मॉनिटर, गाइडलाइंस ऐसे हैं, तो कहा गया कि ये जो शब्द है मॉनिटर करना या गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, इससे टॉप डाउन है कि टॉप गाइडलाइन मतलब ऊपर से चीज़ें आएंगी और नीचे करना। अब ये देखो बहुत ही यूटोपियन बातें हैं। आप अगर किसी सिस्टम को रन करते हो, गाइडलाइंस ही नहीं होगा, कोई मॉनिटर ही नहीं करेगा, तो कौन ही काम करेगा। एक आप छोटा सा काम करवा के देख लो कि आपके घर में अगर घर के आसपास कोई अगर कोई छोटा सा भी कोई दिक्कत होगी, किसी को बोल दो, बिना मतलब बिना किसी रीज़न के कोई काम नहीं करेगा। तो प्रॉपर मॉनिटर और मतलब गाइडलाइन तो ज़रूरी है। वो तो बहुत ही डेडिकेटेड, जब कोई उस टाइप का हमारा सिविक सेंस डेवलप हो जाता है कि बिना किसी की ज़रूरत हुए और अपनी जिम्मेदारी मान के काम कर ले, तो वो बहुत ही रेयर है। ख़ासतौर से डेवलपिंग सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो एक माइंडसेट है कि ठीक है, मॉनिटर गाइडलाइन यूज़ कर लिया, इसका मतलब ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो गया और ये सब चीज़ें हो गया। तो यहाँ पे इसकी जगह सुपरविज़न और डायरेक्शन शब्द यूज़ होना चाहिए। फिर उसमें कहा गया कि देखो दूसरी चीज़ कहा गया, कुछ टर्म्स है, हजार्ड है, रिजीलियंस है, वल्नरेबिलिटी है, इनकी डेफिनेशंस को प्रॉपर करना, और जो लोकल कम्युनिटी, पंचायत, एनजीओज़, इनके रोल को आइडेंटिफाई करना डिजास्टर मैनेजमेंट पे ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे उसमें रोल आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो रोल इनका होना ही चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि देखो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। लोकल बॉडीज़ हो गई या एनजीओज़ हो गए, ये बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, इनका एक महत्वपूर्ण रोल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंश्योर करना, और कुछ स्पेसिफिक एनजीओज़ हैं उनके माध्यम से करना ज़रूरी है। तो कौन कैसा रोल प्ले कर रहा है वो देखना ज़रूरी बन जाता है। फिर जो लोकल कम्युनिटी पहले रिस्पॉन्डर होते हैं, तो उनके नॉलेज को, एक्सपीरियंस को रियलाइज़ करना है, जो नहीं किया गया। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो उससे जो वनरेबल, उसको देखना, लोअर कास्ट, डिसेबल्ड वुमेन की बात अगर किया जाए, तो ये सर्टेन सेक्शन है वो ज़्यादा वनरेबल है, उनकी वनरेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्टेप्स, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन फोकस करना, तो वो है ना। तो ये जो भी अप्रोच है यहाँ पे उसको और मतलब बिल में चीज़ों को हॉलिस्टिक और इंक्लूसिव होना चाहिए। फिर इसमें अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट को जो है वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ फॉर डिज़ास्टर विक्टिम वो होना चाहिए। एक सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं डिज़ास्टर विक्टिम के लिए, कि ये डिज़ास्टर विक्टिम्स हैं, डिज़ास्टर से अफेक्टेड है, और ये चीज़ें इनको इंश्योर होना ही चाहिए। नहीं होता तो इसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अकाउंटेबल होगी, तो वो भी मिसिंग कहा गया कि ये भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको अपने स्कोप से हटाया गया है। इसमें जो स्टेट डायरेक्ट, क्योंकि डीजीपी जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर नहीं होंगे। अब इसमें यह है कि अगर मान लो आप डिज़ास्टर मैनेज कर रहे हो और उसमें कई सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आते हैं, तो उसमें किस टाइप का रोल जो पुलिस का है उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, क्या रोल प्ले होगा, और जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज अगर इमर्ज होते हैं तो उसको कैसे हम देखेंगे, ये भी देखना है। एनिमल वेलफेयर को इग्नोर किया गया है, इसमें एनिमल वेलफेयर रूल्स भी इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, तो उसको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, तो इसमें कहा गया कि ऑलरेडी आपके पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी जैसी संस्थाएं हैं, तो अलग से अगर आपने अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया तो कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होगी, कैसे दोनों के कार्यों को हम ऐसा डिवाइड करेंगे, ये भी चीज़ कही गई है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कई ऐसी संस्थाएं जैसे सार्क है साउथ एशियन देशों का, ये बिम्स्टेक है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन देश का, तो उनका एक तरीके से जो ग्रुपिंग है उनको इंक्लूड करना और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरफ प्रोसीड करना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो मे बी इस बिल में इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया, तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक मौका है, तो उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ास्टर ऐसा नहीं कि एक कंट्री स्पेसिफिक हो सकता है, उसका जो सोर्स है वो कहीं और हो सकता है, सुनामी जैसा, अर्थक्वेक जैसा, तो उसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाती हैं।
तो ये है जूनोटिक डिजीज़, जैसे मान लो है ना कई कई जगह पे इमर्ज हुई और फिर दूसरे देशों में जो है वहाँ पे वो स्प्रेड हो रही है। तो एक जो कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए कि अगर ऐसा पैंडमिक की स्थिति, महामारी की स्थिति ना बने, तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करके जो भी सोर्स है जूनोटिक डिजीज़ का उसको कैसे रोका जाए, तो वहाँ भी कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यूएस चाइना रिन्यू साइंस एंड टेक एग्रीमेंट आपका है। तो यहाँ पे देखो ये जो इफेक्टिवनेस है एग्रीमेंट का अगस्त 27, 2024, मतलब चाइना और यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में जो है कोलैबोरेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये पहला प्रयास 1979 के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे अपना कहीं ना कहीं अपना जो कूटनीतिक रिलेशन डेवलप करना, फिर कई सारे एरिया में स्टार्टिंग में रिसर्च टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे पहले उन्होंने कोऑपरेट भी किया। धीरे धीरे जो है ये जो फील्ड है वो और एरिया में उन्होंने कोऑपरेट करना स्टार्ट किया। चाइना यूएस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों पे इन्होंने कोलैबोरेट करना जो है स्टार्ट किया। फिर इसके बाद और भी एरियाज़ में कई कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स, पैक्ट भी साइन हुए का दूसरे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं दोनों देश के, वो साथ में उन्होंने काम भी किया। स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट एक दूसरे के देश में गए, खासतौर से चाइना से यूएस में काफ़ी सारे गए, जिससे कि नॉलेज का जो है स्प्रेड हो सके, डिसमिनेशन जो है वो आपका हो सके। फिर उसके बाद कुछ इश्यूज़ भी रेस किए गए, जैसे कैसे रिसर्चर्स की सेफ्टी और डेटा रेसिप्रोसिटी, मतलब जैसे मान लो रिसर्चर्स कुछ रिसर्च करना है चाइना में या यूएस में, तो कैसे वो डेटा शेयर किया जाए जिससे कोलैबोरेटिव रिसर्च की जा सके, तो उस पर भी कार्य मतलब फोकस किया गया जो रिन्यूड एग्रीमेंट है। तो पहला चीज़ तो देखो जो कन्फ्लिक्ट है उसको कैसे दूर किया जाए, जो टेंशन यूएस चाइना के बीच में है, और उसको दूर करते हुए टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट और दूसरे जो कंसर्न हैं, मान लो चाइना साइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो वो कंसर्न को दूर करते हुए कैसे कोलैबोरेट करें। रिसर्चर्स की सेफ्टी और डेटा जो है एक्सचेंज करने की बात की गई है। बेसिक रिसर्च है तो वो है जिससे कि दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट आपका हो सके। अब इसमें देखो कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे मान लो कि कई सारे, जैसे मान लो यूएस के रिसर्च इकोसिस्टम का यूज़ चाइना करेगा, अब चाइना का यूज़ करेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। दूसरा ये है कि चाइना ने कई सारे यूएस के रिसर्च को कमर्शलाइज कर लिया। अब अगर मान लो कोई रिसर्च की जाती है तब उसमें खाली चाइना वाले ही उसको कमर्शलाइज कर लें, उसमें जो भी पेटेंट और कॉपीराइट जैसी चीज़ें उसको इग्नोर किया जाए। तो ये एक कंसर्न है कि आईपीआर रिजीम का, जैसे कोई भी मान लो सामने इनोवेशन आता है, रिसर्च आता है, उसका कोई प्रोडक्ट होता है, कोई दवा बनती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें राइट्स किसके होंगे, पेटेंट किसके नाम पे होगा, ये कंसर्न आपका रहता है। अब यहाँ पे यूएस के पास ये है कि वो या तो वो रिन्यू करे या फिर वो रिन्यू करे विथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस का। तो यहाँ पे यूएस ने कहा, कोशिश किया है कि चीज़ों को रिन्यू किया जाए, मतलब एग्रीमेंट को रिन्यू किया जाए, जो जैसे 1979 से एग्रीमेंट चलता जा रहा है, तो इस एग्रीमेंट को कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है वो रिन्यू किया जाए। ऑल्दो चाइना एक मतलब पहले तो एक जूनियर पार्टनर था, अब एक कॉम्पिटिटर है, तो चीज़ें डिफरेंट है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा चाइना भी खर्चा कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, और उसे पता है कि आगे का जो समय है वो एक रिसर्च मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड रह रहा है। तो रिसर्च डेवलपमेंट में जो भी देश अच्छा और होगा वो आगे अपने आप जाएगा। तो ये थोड़ा सा है, चाइनीज़ स्टूडेंट बहुत सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने में रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये भी है। तो एक तरीके से कई सारे मतलब कई पेपर्स, रिसर्च पेपर दोनों साथ लिख रहे हैं चाइना यूएस में, है ना, जो साइंटिस्ट हैं, चाइनीज़ स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, ऐसा। तो साइंस एक बेसिस बन सकता है जहाँ पे दोनों देश एक या कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आपस में कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करें। ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट है आपका किया गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज 2024, तो इसमें ऑनलाइन सेफ्टी पे फोकस किया है, खास तौर से कि ऑस्ट्रेलियन जो बच्चे हैं 16 साल से कम हैं कि वो अकाउंट ना क्रिएट करें, तो उनको कैसा प्रोटेक्ट किया। तो इसमें कई चीज़ें हैं, है ना, कि क्योंकि जो एज रिस्ट्रिक्टेड यूज़र्स हैं और ये वेरीफाई करना कि जो भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बच्चे अगर अकाउंट बनाएं तो वो मतलब 16 ईयर्स से कम ना हो, है ना। तो ये देखना एज रिस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और कुछ ऐसे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इसमें, और अगर नहीं इसको कंप्लाई किया जाए तो इसमें कई प्रकार का पेनल्टीज़ भी इम्पोज किया जाएगा। मेनली बच्चों को पोटेंशियल डेंजर से बचाना, क्योंकि देखो बहुत ही यंग एज है, तो अब जो कंटेंट है उसका, वो कंटेंट जब बच्चों के माइंड में जाता है इतनी कम एज में, तो उनका माइंड अलग तरीके से शेप हो रहा है, तो वो जो मेच्योरिटी है और इमोशनल इंटेलिजेंस है उसकी लैकिंग हो रही है ना। तो मतलब एक अलग तरीके की स्पीसीज़ जो है फिर आगे की जनरेशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा देखना, ये समझना आसान नहीं है, इसके लिए थोड़ा आपको साइकोलॉजिकल स्टडी देखना पड़ेगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस उनको लाना है, फिर अगर नहीं होता है तो उसमें पेनल्टीज़ भी हैं अगर ऑब्लिगेशन वो मीट नहीं करते हैं। फिर द टर्म रीजनेबल स्टेप्स रिमेन्स एम्बिगुअस, क्या रीजनेबल स्टेप्स कौन से होंगे तो वो उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। फिर ई सेफ्टी कमिश्नर्स भी हैं, वो गाइडलाइंस जो है लेकर आएंगे, और कोई भी अंडर एज अकाउंट्स हैं उनको प्रिवेंट करना, एक सर्टेन एज जो डिफाइन है उसी में आप कह सकते हो कि वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अबाउट 16, और उसको वेरीफाई करना भी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका काम है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें एक एक्सेप्टेबल एज जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो जो भी प्लेटफॉर्म की एक्सेसिबिलिटी है वो इंश्योर कर सकते हैं। मेनली एम क्या है कि बच्चों को कैसे बचाया जा सके, उनकी है ना ये है। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स भी इससे जुड़े हुए हैं, डेटा कलेक्शन है, ये कई सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं तो उसको कैसे मतलब हम जो पर्सनल डेटा उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी पे फोकस करना, ये कुछ कंसर्न है ना। जो एज एश्योरेंस टेक्नोलॉजी की बात अगर किया जाए तो एज एश्योरेंस टेक्नोलॉजी है तो मतलब एक सर्टेन एज के बाद ही जो टेक्नोलॉजी उनको एक्सेस करना, वो जो डेटा जनरेट हो रहा है उसका आप कैसे सेव रखोगे। लीगल ऑब्लिगेशंस है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है विल फेस न्यू प्राइवेसी ऑब्लिगेशंस, क्योंकि देखो कई चीज़ें हैं ना कि आप पूरा फिर डेटा जनरेट करोगे कि अच्छा ये इस एज का, ये इस एज का, ये इस एज का है, ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं नहीं, तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट होगा, तो वो कैसे सिक्योर रखते हैं हम। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे विल ऑल्सो फेस न्यू प्राइवेसी ऑब्लिगेशंस लाइक है ना। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम यूज़ करने के बाद फिर वो जो डेटा है वो कहाँ सेव होता है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, एंड अगर मान लो प्राइवेसी रेगुलेशन को वायलेट होता है तो उसमें पेनल्टीज़ भी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज़र सेफ्टी और प्राइवेसी दोनों को बैलेंस करना बहुत मैटर करता है। फिर सोशल मीडिया हार्मफुल है बच्चों के लिए कि नहीं है, इस पर भी डिबेट चलती है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस भी है, तो यहाँ पे एकदम से बैन कर देना तो ये सही स्टेप नहीं, ऐसा मतलब माना गया। लेकिन देखो इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप खुद आप मेच्योर हैं तो आप खुद देखो, अगर आपका बच्चा है और आप देखो कि अगर वो मोबाइल फ़ोन के प्रति इतना ज़्यादा एडिक्शन जो हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट उस पर क्या पड़ रहा है, वो बहुत उसका मतलब कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, वो धीरे धीरे बाहरी चीज़ों से कटना स्टार्ट हो जाएगा, उसका माइंड जो है ऐसी जो इंटरनल वीडियो फ़ोन और इन सब के प्रति ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएगा, तो उसका फिजिकल ग्रोथ और दूसरी ग्रोथ कैसे जो है आप इंश्योर करोगे, दैट इज़ देयर, उसका मेंटल हेल्थ विल ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो ये एक है चीज़ें हैं, तो इस पर कार्य जो है वो किया गया। चलो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का के लिए 3 कोर्स बहुत ज़रूरी हैं। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है जिसमें सब कुछ है 4 जनवरी से हम लोग शुरू कर देंगे, इससे 50% ऑफ है आज। साइंस टेक का कोर्स 10 जनवरी से प्रीलिम्स करंट अफेयर्स का कोर्स 50, ये तो अल्टीमेट, अगर आप भले किसी कोर्स का हिस्सा हैं पहले से, बट इस कोर्स का हिस्सा आप ज़रूर से बनना, क्योंकि एकदम माइंड मैप के बेसिस पे बहुत अल्टीमेट तरीके से चीज़ों को कवर किया जाएगा प्रीलिम्स करंट अफेयर कोर्स के अंदर। साइंस एंड टेक का कोर्स है तो उसमें पूरा जनरल साइंस और साइंस टेक पूरा कवर मैं कराऊंगा, स्टैटिक एडवांस सारा। तो ये कोर्स है पूरा जो आपका, इसमें 50% आपका ऑफ है, ठीक है, क्लास के बाद एक्टिव हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कवरेज होगा, स्टैटिक सब्जेक्ट, एनसीईआरटी, मैपिंग, एडवांस बुक्स, पीवाईक्यूज, एलिमिनेशन ट्रिक्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे। 2 साल का जो कवरेज है प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स वो भी इसके अंदर है। मतलब इस कोर्स में आप करोगे तो फिर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट स्पेसिफिकली किसी को करना है, मान लो साइंस टेक किसी को करना है, किसी को करंट अफेयर, तो आप अलग से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग से कोर्सेज है साइंस टेक के और इसमें, ठीक है, तो इनमें ऑफर नहीं है, बट क्रैश कोर्स में ऑफर है। ज्वाइन करने के लिए आप सौरभ पांडे UPSC.com में जाकर ऑल कोर्सेज में करेंगे तो आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, या सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आईफोन आईपैड में देखना है तो मुझे आप मैसेज करें तो मैं आपको अलग से लिंक दूंगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म विलो हैज़ ऑफन बीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी कल ही शायद इसको मैंने डिस्कस किया, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएं, ठीक है। क्वेश्चन मेंस का देख लो, इसको लिखना, अगर आप ऐसे आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाते हो तो आप सही डायरेक्शन में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखना चाहिए, मतलब आपकी प्रिपरेशन में भी आपको बहुत मेहनत करनी है। कल्चरल इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेवलपमेंट एंड डिजास्टर फेनोमेना इन द रीजन, एक्सप्लेन, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का टॉपिक है और ये UPSC लेवल है। थैंक यू एवरीवन, सेशन को जरूर से लाइक करें, 5M सीरीज जरूर से देखें, थैंक यू।